नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो पेपर मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ ये बेसिकली आज मतलब 22 दिसंबर 2024 को ओपीएससी यानी उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का पीएसडब्ल्यू का जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर के लिए आया था लेवल 10 पे, उसका जो है एग्ज़ामिनेशन हुआ है और उस पेपर को मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ। तो इसमें टोटल 90 क्वेश्चन है। आप लोग देखना, कोशिश किया है 100% एक्यूरेसी मेंटेन करने की। अगर कुछ गलतियाँ हुई होगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो पहला क्वेश्चन है, विच मॉडल इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस फाइंड कॉम्पिटिटिव एम्प्लॉयमेंट यूजिंग 8 कोर प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग ज़ीरो एक्सक्लूजन। तो इसका सही ऑप्शन है इंडिविजुअल प्लेसमेंट एंड सपोर्ट, और इसके 8 कोर प्रिंसिपल में जीरो एक्सक्लूजन भी है। और ये एक जो एम्प्लॉयमेंट होता है दैट इज़ यूजेस बाय मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स एज ट्रीटमेंट एंड लीड्स टू इम्प्रूव रिकवरी, मतलब जितना जल्दी हो सकेगा उतना रिकवरी में हेल्प करता है। इन इंडिया अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, a non-detention policy ensures that no child can be held back or expelled from school until class 8। तो ये नो डिटेंशन जो स्कीम आया था उसकी वजह से क्लास 8 तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाता है। सम ऑफ द मॉडिफिकेशंस टू करिकुलम एज पार्ट ऑफ द एजुकेशनल बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इंक्लूड ऑल द बिलो एक्सेप्ट। तो जिसको छोड़ के बताना था तो हमने जो सही है वही चुना है। एक्स्ट्रा टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन पेपर, ये पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है जो वीडियो बनाया था। प्रोविज़न ऑफ अ स्क्राइब, यानी एक स्क्राइब लेने की फैसिलिटी, एंड मिनिमम पास मार्क्स फॉर अटेम्प्टिंग अ पेपर। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी का कट ऑफ भी कम जाता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 which is to be provided to persons with disabilities registered with special employment exchange for more than 2 years with no job placement। अगर रजिस्टर कराया है और कोई जॉब प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलता है। द वेरियस एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स provided for person with disability including persons with mental illness include all of the following। तो क्या क्या मिलता है? ग्रेचुटी अलाउंस मिलता है, रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट यानी एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन होता है, रीजनेबल एकोमोडेशन इन एम्प्लॉयमेंट, और एकोमोडेशन का भी ध्यान दिया जाता है। अगर उनको रोज़गार दे दिया गया तो ये देखा जाता है कि उनके लिए जो इजी टू एक्सेस हो, यानी ग्राउंड फ्लोर पे उनको रूम दिया जाएगा, ग्राउंड फ्लोर पे उनकी ऑफिस रखी जाएगी, और ऑफिस तक पहुंचने के लिए रैंप होगा। अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो, विजुअल इम्पेयरमेंट है तो उभार वाले रास्ते होंगे, इस तरीके से। और जो पर्सन विद मेंटल इलनेस में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर और जो और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है उनको भी रखा जाता है। तो टोटल 4% रिजर्वेशन होता है, उसमें से 4% में से, जैसे 100 में से 4 सीट हो गया पर्सन विद मेंटल इलनेस के लिए। अब जो 4 सीट है उसका 1% मेंटल इलनेस के लिए रिजर्व होता है। तो ये है द दिशा स्कीम फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कवर्ड अंडर द नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 इज़ फॉर। तो इसमें क्या होता है, अर्ली इंटरवेंशन एंड स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के लिए होता है, और ये 0 to 10 ईयर्स के लिए होता है, और 4 आवर डे केयर के लिए होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है घरौंदा और दिशा में। अभी घरौंदा आएगा आगे सामने। द घरौंदा स्कीम फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 इज़ फॉर ए लाइफ लॉन्ग होता है और एडल्ट के लिए होता है। ग्रुप होम्स फॉर एडल्ट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर। समर्थ स्कीम फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 इज फॉर, ये होता है रेस्पाइट केयर सर्विसेज के लिए फॉर ऑर्फन अबेंडन्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन एंड लो इनकम ग्रुप, इतने लोगों के लिए। उसके बाद एक विकास स्कीम फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 इज फॉर डे केयर सर्विस होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और एक पीएम विकास योजना भी चली है, वो माइनॉरिटी के लिए है, तो रिसेंट में चली है। फिर है
इंडिया रेटिफाइड द यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन द ईयर। तो 2007 में इंडिया ने सिग्नेचर किया था, जो 13 दिसंबर 2006 को यूएन ने इसको एक्सेप्ट किया था, यूएनसीआरपीडी को, और इंडिया उसमें सिग्नेचर जो किया था वो 30 मार्च 2007 को किया था। ठीक है, डेट ऑफ एडॉप्शन जो है वो 13 दिसंबर 2006 का था यूएन बाई यूएन। उसके बाद में ये क्वेश्चन है सपोर्टेड एजुकेशन, इसमें इसका सही ऑप्शन होगा इज अ प्रोग्राम इन विच एडल्ट्स विद साइकेट्रिक डिसेबिलिटीज आर सपोर्टेड इन देयर एंडेवर टू रीइंटीग्रेट इनटू द एजुकेशनल सिस्टम। अब इसमें क्या है, एक्सेसिबिलिटी का ध्यान दिया जाता है, इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच देखा जाता है होता है, सपोर्टेड सर्विसेज होती हैं, कोलैबोरेटिव विद मेंटल हेल्थ प्रोविज़न, और उसके बाद में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, RPWD है, और दीन दयाल डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन स्कीम है। इन सारे स्कीम्स के अलग अलग जो है प्रोविजंस है। इन सेल्फ कंटेन्ड क्लासरूम मॉडल ऑफ अ सपोर्टेड एजुकेशन स्टूडेंट्स नीड टू अटेंड क्लासेज ऑन कैंपस, द करिकुलम इज स्ट्रक्चर्ड, टाइम लिमिटेड एंड हैज़ अ वोकेशनल फोकस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। In which model of supported education individuals with psychiatric disability are sponsored by a college or university to use campus services available to all other students with disabilities? तो ये ऑन साइट होगा। इसके बाद में इसमें मोबाइल मॉडल आएगा। मोबाइल मॉडल ऑफ सपोर्टेड एजुकेशन इज ऑफन प्रोवाइडेड इन द कम्युनिटी बाय अ मेंटल हेल्थ एजेंसी where students who require help in academic reintegration are provided support, assistance, on-site assistance in an individual and flexible manner। 15 है सेक्शन 115 ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2016 डील्स विद। तो ये अटेम्प्ट टू सुसाइड यानी जो डिक्रिमिनलाइजेशन किया गया है सुसाइड का, यानी अगर किसी ने सुसाइड किया है तो वो सीवियर डिप्रेशन के फेज से शायद गुजर रहा है, इसलिए उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, सीवियर स्ट्रेस से है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ना कि उसके ऊपर आईपीसी की 309 सेक्शन में जो है जेल हो जाता था वो नहीं, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहा। तो सेक्शन 115 में डिक्रिमिनलाइजेशन किया गया है सुसाइड का। 16 है क्वेश्चन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन फोकसेज ऑन एडल्ट्स एंड इंक्लूड्स ऑल द लर्निंग दैट टेक्स प्लेस थ्रू आउट लाइफ, इन पर्टिकुलर द नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड फॉर एम्प्लॉयमेंट, एडल्ट लिटरेसी, पर्सनल डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन। 17 है क्वेश्चन नंबर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन इज सिचुएटेड इन, ये सीहोर भोपाल में है और अक्टूबर 2018 में इस्टेब्लिश हुआ है। द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसको निपिट भी बोलते हैं, फॉर्मली कॉल्ड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, इज सिचुएटेड इन सिकंदराबाद। इसका पूरा नाम ही है मनोविकास नगर, जो 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था। 19 है स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कम्स अंडर डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। अ टाइप ऑफ रेजिडेंशियल रिहेबिलिटेशन सेटिंग इज हाफ बे होम। हाफ बे होम किसके लिए होता है, जैसे कोई पर्सन इन जो है सिचुएशन है, लाइक कोई मेंटल इलनेस ट्रीटमेंट हो गया, अब उसको रिहैब कराना है, तो बिफोर रिस्टोरेशन विद कंप्लीट फंक्शनिंग इन सोसाइटी उसको हाफ बे होम में रखा जाता है। या किसी के साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, फीमेल है, या डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और उसको जो है अभी इसका अंडर ट्रीटमेंट है और ट्रीटमेंट में ऑब्जर्वेशन में रखना, तो उसको हाफ वे होम में रखा जाता है बिफोर रिस्टोरेशन देयर सोसाइटी। फिर 21 है डिसेबिलिटी असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन फॉर पर्सन्स विद सीवियर मेंटल डिसऑर्डर इज कंडक्टेड इन इंडिया यूजिंग द टेस्ट। तो इसके लिए एक आइडियाज़ स्केल होता है जिसमें जो है डोमेन 4 तो मेजर डोमेन होते हैं और एक डोमेन होता है टोटल ड्यूरेशन ऑफ इलनेस का। ठीक है, तो उन डोमेन पे असेस किया जाता है, जिसको आइडियाज़ का फुल फॉर्म है इंडियन डिसेबिलिटी इवेल्युएशन एंड असेसमेंट स्केल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट टिपिकल और मेजर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू ICD-10। तो डिप्रेस्ड मूड होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट होता है, रिड्यूस्ड एनर्जी होती है, बट आइडियाज ऑफ सेल्फ हार्म नहीं होता है, तो ये डी होगा इसका सही। आप व्हाट इज़ द ICD-10 कोड फॉर स्किज़ोफ्रेनिया, ये बहुत ही कॉमन है, F20 है इसका ICD कोड। विच सब्सटेंस डिपेंडेंस सिंड्रोम इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर द ICD-10, तो कैफीन का डिपेंडेंस क्राइटेरिया अभी ICD-10 में नहीं है,
बाकी सेडेटिव्स हिप्नोटिक्स है जिसको F13 में डायग्नोस करते हैं, कैनबिस F12 है, कोकेन का F14 है। ड्यूरेशन क्राइटेरिया फॉर डिस्थीमिया अकॉर्डिंग टू DSM-5, तो DSM-5 के अंदर डिस्थीमिया को पहले अब जो है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, और इसका ड्यूरेशन मिनिमम 2 ईयर्स होना चाहिए। द डायग्नोसिस ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले इज रिजर्व्ड फॉर इंडिविजुअल अंडर द 5 ईयर्स ऑफ एज, 5 साल कम से कम। व्हाट इज द ड्यूरेशन क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इन DSM-5, तो DSM-5 में 6 मंथ का ड्यूरेशन दिया गया है डायग्नोस करने के लिए। all of the following are included in cluster B personality disorder in DSM-5। क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में बॉर्डर लाइन को रखा है, एंटी सोशल रखा है, हिस्ट्रियोनिक रखा है, अवॉइडेंट जैसा कुछ नहीं है, और इन तीनों के साथ एक और है जिसको हम नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये 4 पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जो क्लस्टर बी में DSM-5 के अंडर आते हैं। व्हाट इज़ द DSM-5 टर्म फॉर सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, तो जो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है उसको DSM-5 में जो बोलते हैं सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर। अकॉर्डिंग टू द ICD-10 सिम्टम्स ऑफ एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन रिजॉल्व विद इन, तो ये अबाउट 2 डेज में रिजॉल्व हो जाता है, जिसको मतलब लगभग कहीं कहीं 1 से 3 दिन भी लिखते हैं, कहीं कहीं 1 से 2 दिन लिखते हैं, बट ओवरऑल ये 2 डेज का ही है। व्हाट इज़ द ICD-10 टर्म फॉर डिसऑर्डर ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए IDD यूज़ होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसको पहले मेंटल रिटार्डेशन कहते थे, बट ये अब जो है एक डेरोगेटरी वर्ड के तरीके से यूज़ होता है, इसलिए मेंटल रिटार्डेशन को हटा के IDD रख दिया गया है। व्हाट डज द सुसाइड रिस्क असेसमेंट एंटेल, तो सुसाइड रिस्क असेसमेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेस है उसको असेस करने का। बिहेवियर मॉडिफिकेशन टाइप ऑफ बिहेवियर थेरेपी, माल अडेप्टिव बिहेवियर को अडेप्टिव बिहेवियर से रिप्लेस करते हैं, जिसमें हम अलग अलग टेक्निक्स अलग अलग अप्रोचेज यूज़ करते हैं, जिसमें कभी कभी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। एम्पैथी इन्वॉल्व्स, एम्पैथी का मतलब ही होता है पुटिंग योरसेल्फ इन समवन एल्स शूज, मतलब आप अपने आप को किसी और के स्थान पर रख के उसकी सिचुएशन को समझने की जो है प्रक्रिया को ही एम्पैथी कहते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय वेलबीइंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो वेलबीइंग क्या होता है? स्टेट ऑफ वेलबीइंग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज और हर ओन एबिलिटीज, कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस of life, can work productively and is able to make a contribution to his or her community। अब ये वेलबीइंग में कंप्लीट वेलबीइंग आता है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल, एनवायरमेंटल। विच ऑफ द फॉलोइंग केयर्स इज नेसेसरी फॉर एड्रेसिंग सीवियर मेंटल हेल्थ कंडीशन, तो इसमें नीड क्या होता है? लॉन्ग टर्म केयर एंड असिस्टेंस की। हु डेवलप्ड द बायोसाइकोसोशल मॉडल, तो बायोसाइकोसोशल मॉडल जॉर्ज एंजल ने 1977 में जो है दिया था। बायोसाइकोसोशल का मतलब ही होता है कि जो बायोलॉजिकल अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका फ़र्क इम्पैक्ट जो है साइकोलॉजिकल भी होगा और सोशल भी होगा, या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसका इम्पैक्ट सोशल भी होगा और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। विच साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एम्फेसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ अनकॉन्शियस प्रोसेस, तो अनकॉन्शियस प्रोसेस को कौन एम्फेसाइज करता है? साइकोडायनेमिक अप्रोच। साइकोडायनेमिक अप्रोच किसका है? सिगमंड फ्राइड का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मॉडल ऑफ ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ इन काउंसलिंग, तो बैड न्यूज़ मतलब कि कोई सीवियर इलनेस है, ठीक है, या मान लिया डायग्नोस हुआ ब्लड कैंसर या डायग्नोस हुआ कार्डियक इशूज़ का, तो अचानक से उसको नहीं बताते हैं, बट इसमें कौन कौन सा जो है जिसमें बताते हैं, ब्रेक करते हैं बैड न्यूज़ के बारे में या कोई सीवियर इलनेस के बारे में, तो स्पाइक स्पाइक ये एक्रोनिम है, इसका अलग अलग जो है फुल फॉर्म है ABCD और ब्रेक, इन तीनों में बताते हैं। बट IPSRT जो है इंटरपर्सनल सोशियो रिदम थेरेपी बोलते हैं, ये मूड डिसऑर्डर में जो है यूज़ होता है और ये एलन फ्रैंक ने दिया था। इनअप्रोप्रिएट life threatening or challenging behaviors may be inadvertently maintained by reinforcement from others in the environment. Which of the following is a process that can be carried out in order to help identify the factors maintaining the behaviors, तो इसको behavioral analysis बोलते हैं। Which of the following is a behavior technique that has been successfully adapted to treat anxiety based problem, तो इसको systematic desensitization बोलते हैं। Trauma or disaster intervention differs from crisis intervention in that it requires coordinated team efforts। 43 common reactions to crisis include, common reactions क्या होते हैं? feeling in control, feeling disoriented and overwhelmed, developing chronic post traumatic stress disorder।
इसका थोड़ा सा मुझे सस्पिशियस लग रहा है, बट मुझे जो बेस्ट लगा वो यही लग रहा। 44 है एक्यूट एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कैन अफेक्ट विक्टिम्स एंड हेल्पर्स, दोनों को जो है ऐसे कंडीशन में अफेक्ट करता है। सॉरी, इसका आंसर ये होना चाहिए ए ऑप्शन, आर यूनिवर्सल रिएक्शन आफ्टर क्राइसिस 44 का। ठीक है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, ये होगा आर यूनिवर्सल रिएक्शन आफ्टर क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन इन क्राइसिस मे बी अफेक्टेड बाई अर्लियर अनरिजॉल्व क्राइसिस। 46 इन विच ईयर वॉज द मेंटल हेल्थ एक्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस, तो 1987 में आया था। उसके बाद मेंटल हेल्थ केयर एक्ट हुआ 2017 में। What is the primary objective of the Mental Health Care Act 2017? To provide mental health care and ensure the rights to person with mental illness. Which body is established by the Mental Health Care Act 2017 to oversee mental health services? तो Central Mental Health Authority और State Mental Health Authority इसके अंडर काम करता है। What does Section 21 of the Mental Health Care Act 2017 address? तो इसमें क्वेश्चन ही गलत लग रहा है मुझे, क्वेश्चन सही लग रहा है बट इसमें ऑप्शन ही नहीं सही दिया हुआ है, क्योंकि सेक्शन 21 जो है राइट टू एजुकेशन और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, चैप्टर 5 है जो, तो इसमें कहीं दिया ही नहीं है। तो ट्रीटमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, यहाँ कंसेंट कर दिया इन्होंने, तो इसलिए ये क्वेश्चन हो सकता है डिलीट हो जाए। what is the duration for which a person can be initially admitted under involuntary admission according to the Mental Health Care Act 2017? तो MHCA के अंडर 30 डेज़ का इन्वॉल्ट्री एडमिशन होता है। उसके बाद जब बढ़ाना होता है तो MHRB जो होता है मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड, वहाँ से परमिशन लेना पड़ता है, बट इतनी सारी प्रोसेस बहुत रेयरली ही होती है यूज़, तो बट फिर भी आपको एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ इंडिविजुअल थेरेपी? तो प्राइमरी फोकस है इंडिविजुअल क्लाइंट नीड्स एंड सॉल्यूशंस। विच स्किल इज़ मोस्ट इसेंशियल फॉर इफेक्टिव इंडिविजुअल थेरेपी? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्टिव लिसनिंग, आप कितना बेहतर तरीके से एक्टिवली और रिफ्लेक्टिवली सुनते हैं अपने क्लाइंट को। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द इंडिविजुअल थेरेपी प्रोसेस? तो इनटेक एंड असेसमेंट, सबसे पहले केस को लेना और उसका असेसमेंट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल थेरेपी? सो क्लाइंट सेल्फ डिटर्मिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप थेरेपी? तो डिपेंडेंसी कोर प्रिंसिपल नहीं है, सेल्फ डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एम्पैथी। विच स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट? तो इसमें स्टॉर्मिंग, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग। तो लास्ट स्टेज है एडजर्निंग का। स्टॉर्मिंग स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट स्टार्ट होता है। व्हाट इज़ द की बेनिफिट ऑफ अ ग्रुप थेरेपी? तो ये पीयर सपोर्ट मिल जाता है एक, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है ग्रुप साइकोथेरेपी को। व्हाट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट का? तो एडजर्निंग। व्हाट इज़ द रोल ऑफ थेरेपिस्ट इन सपोर्ट ग्रुप? तो एक फैसिलिटेटर का रोल होता है। व्हाट इज़ एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव ग्रुप लीडर? इसमें एम्पैथी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इन विच ईयर वॉज द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया? 1982 में NMHP लॉन्च हुआ, 1996 में DMHP लॉन्च हुआ, और ये बेल्लारी मॉडल पे ही जो है DMHP स्टार्ट किया गया। विच मॉडल डिड द DMHP अडॉप्ट टू प्रोवाइड कम्युनिटी बेस्ड सर्विस फॉर डिलीवरी ऑफ बेसिक मेंटल हेल्थ केयर? तो ये बेल्लारी मॉडल पे स्टार्ट हुआ और टोटल 12 स्टेट्स में लॉन्च हुआ था। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे जो किया गया वो 12 स्टेट्स में किया गया था। 2016 वॉज कंडक्टेड इन हाउ मेनी स्टेट्स? तो 12 स्टेट्स। What was the lifetime prevalence of depressive disorder as per National Mental Health Survey 2016? तो 5% है, यानी 5.25 एग्जैक्टली करंट में, 2.68 करंट में है। What was the lifetime prevalence of alcohol use disorder as per National Mental Health Survey? 4.6%. Dopamine is the most important neurotransmitter in the brain, जो रिवार्ड पाथवे पे काम करता है, और सेरोटोनिन किस पे काम करता है? मूड रेगुलेशन पे। इसमें फॉल्स स्टेटमेंट देना है तो ड्रग डिपेंडेंस प्रोग्रेस स्लोअर इन वुमेन एज कम्पेयर टू मैन। ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ड्रग्स नहीं करता, वो दोनों में सेम काम करता है, चाहे मैन हो या वीमेन हो। बाकी 3 स्टेटमेंट जो सही है, द प्रेवलेंस ऑफ सब्सटेंसेस डिसऑर्डर इन वुमेन इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज हो रहा है। एल्कोहल यूज इन प्रेगनेंसी इज टेराटोजेनिक, एल्कोहल यूज इज मोर प्रेवलेंट देन कैनबिस यूज इन इंडिया, ये भी सही है। डेयर्स एक प्रिंसिपल्स हैं जो यूज़ होते हैं डेवलप, ये इसमें क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग? तो अलाउइंग कन्फ्रंटेशन इंटरव्यू में नहीं है,
ये रोलिंग विद रेसिस्टेंस है, डेवलपिंग डिस्क्रिपेंसी है, सपोर्टिंग सेल्फ एफिकेसी है। 70 है डिसेबिलिटी इज़ अ रिस्ट्रिक्शन और लैक जो कि इम्पेयरमेंट की वजह से होता है ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द मैनर आर विद इन द रेंज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर द ह्यूमन बीइंग, तो डिसेबिलिटी को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिलैप्स प्रिवेंशन प्रोग्राम, रिलैप्स प्रिवेंशन प्रोग्राम का पार्ट कौन नहीं है? फॉर सब्सटेंसेस जो है तो चेंजिंग फॉल्टी कॉग्निशन नहीं होता, बाकी हाई रिस्क सिचुएशन एंड कोपिंग मोटिवेशन एनहांसमेंट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी हम उन्हें बताते हैं कि किस टाइम में कैसे प्रॉब्लम हो तो उस जगह पे कैसे आप जो है अपने क्रेविंग को मैनेज कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेज ऑफ मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, तो इसमें डिनाइल में मतलब प्री कंटम्पलेशन है, फिर कंटम्पलेशन है, फिर डिटर्मिनेशन है, फिर एक्शन है, और रिलैप्स कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो मेंटेन भी है बीच में, तो रिलैप्स कभी भी हो सकता है। मेंटेन जब तक 6 महीने नहीं होता तब तक नहीं माना जाता है, तो ये 72 का डी होगा। ये जो 71 का है ना, इसमें थोड़ा सा ये आउट ऑफ 4 बेस्ट यही है, बाकी ये चारों ऑप्शन सही है अगर देखा जाए तो, बट जो आउट ऑफ 4 बेस्ट की बात करेंगे तो बी ही इसका ऑप्शन होगा। व्हाट इज़ द हार्म रिडक्शन इन एल्कोहल यूज़ 73 का, तो ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ एल्कोहल यूज़। देखो हार्म रिडक्शन का हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी सब्सटेंस का हो, अगर तुरंत बंद करोगे विदाउट एनी लाइफ सपोर्ट, विदाउट एनी मेडिसिन सपोर्ट, तो उसको जो है फिट्स आ सकते हैं, उसको और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। बट अगर ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके उसको रिड्यूस करोगे क्वांटिटी को, तो वो उसको जो है फिट्स नहीं आएंगे, विड्रॉल सिम्टम्स नहीं आएंगे। व्हाट इज़ M in acronym frames for brief intervention in alcohol use disorder stands for, तो M होता है मेन्यू ऑफ ऑप्शंस, उसको हम ऑप्शन देते हैं कि और क्या क्या आप कर सकते हो। F से फीडबैक है, R से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, A से एडवाइस है, M से मेन्यू ऑफ ऑप्शंस है, E से एम्पैथी, और S से सेल्फ सफिशियंसी या सेल्फ एफिकेसी। 75 है मनरेगा जिसको बोलते हैं, MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें 100 डेज का गारंटी होता है एम्प्लॉयमेंट देने का। 76 है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, RCI इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर MSJ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एक निरामया स्कीम था जो पर्सन विद मेंटल इलनेस के लिए था, बट अभी ये इसमें कहीं ऑप्शन में था नहीं, तो इसका आयुष्मान भारत हो जाएगा। अब आपके लिए एक और सबसे जो कटु न्यूज़ है वो ये है कि आयुष्मान भारत स्कीम में मेंटल इलनेस के लिए पैकेज ही नहीं अलॉट किया गया है अभी तक, जबकि 2017 में ही इंश्योरेंस की स्कीम में चेंज हुआ और सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ को बोला गया कि आपको मेंटल इलनेस शामिल करना पड़ेगा क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो अभी तक आयुष्मान भारत भी इसका स्टार्ट नहीं कर पाया है, जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। तो बट इसका जो ऑप्शन होगा वो आयुष्मान भारत ही होगा। बाकी और जो आधारा, NFHDS और यशस्विनी, ये सब अलग अलग जगह के अलग अलग स्कीम्स है। मॉडल्स ऑफ इंस्टीट्यूट बेस्ड साइकोसोशल रिहेबिलिटेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो डे केयर सर्विस नहीं होता, बाकी सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट होता है, सपोर्टेड एजुकेशन होता है, सपोर्टेड एकोमोडेशन होता है। इनकम टैक्स बेनिफिट इज अ वेलफेयर स्कीम दैट कैन बी अवेल्ड बाय द केयर गिवर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये मैंने आप लोगों को उसमें जो डिसेबिलिटी वाला कराया था एक वीडियो में, उसमें बताया था कि अगर 75% से नीचे 75% तक डिसेबिलिटी है तो उसमें मिलता है 75,000 इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाता है। और अगर मोर देन 75 है, मोर देन 75% डिसेबिलिटी है, तो उसमें 1,25,000 तक जो है 1,25,000 तक उनको इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाएगा, जिस पे डिपेंडेंट है जो चाइल्ड है या कोई भी इंडिविजुअल है, एडल्ट भी होगा तो भी, तो इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है। हाउसिंग बेनिफिट, एजुकेशनल बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं मिलता है। 80 है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम टू इनेबल अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ टू टेक अप इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल ट्रेनिंग दैट विल हेल्प देम इन सिक्योरिंग अ बेटर लाइवलीहुड। 81 है कौशल मार्ट इज बीइंग डेवलप्ड एज ए स्किलिंग रिसोर्स marketplace offering a credible platform for exchange of skilling resources of different kinds. 82 Sahyogi is marketing assistance scheme under the National Trust with an objective to create viable and wider spread channel for sale of products and services produced by person with disability. 83 का जो है स्कार्फ होगा, स्कार्फ is an organization that caters to
होमलेस मेंटली इल पर्सन, तो स्कार्फ का जो काम है वो बेसिकली जो होमलेस मेंटली इल पीपल है उनके लिए काम करता है। सोशल एंड रूरल रिसर्च डेवलपमेंट फाउंडेशन इसका फुल फॉर्म है, सोशल एंड रूरल रिसर्च डेवलपमेंट फाउंडेशन। 84 द मेन गोल ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ होमलेस पर्सन विद मेंटल इलनेस इज री इंटीग्रेशन। किसी भी पर्सन का अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, रिहैब कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये री इंटीग्रेशन इन सोसाइटी। द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को भी ही हमने जो है डिसेबिलिटी पे वीडियो बनाया था। 86 is supported employment helps people with serious mental illness to find regular jobs of their choices with individualized and long-term support. 87 rapid job search is one of the principle of supported employment. 39 है individual placement and support model emphasizes individual placement with an on the job mentor at the work site with intensive training of clients in their work roles and providing time unlimited support. 89 है क्लब हाउस मॉडल फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस pioneered transitional employment and encouraged members to be a part of work units as a part of work order day. 90 है individual placement and support models provides intensive time unlimited support and individualized assistance towards a vocational goal primarily in natural environments विद बाई अ मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट टीम। तो इस तरीके से 90 क्वेश्चंस समाप्त हुए। अब ओवरऑल इस पे जो मेरा जाएगा जो है कि पेपर कैसा था, तो पेपर मॉडरेट था, इजी नहीं कहेंगे, बट हाँ जो क्वेश्चन इजी थे वो बहुत ही इजी थे। लगभग इसमें 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही ईजी हैं और वही उसी में जिसने लीड ले लिया 30 क्या लगभग 40 क्वेश्चन। बाकी लगभग 50 क्वेश्चन जो 50 में से लगभग 30 क्वेश्चन मॉडरेट हैं और 20 क्वेश्चन टफ़ है। टफ़ इन द सेंस इसलिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कहीं पूछे नहीं जाते हैं। ये सीटेट वगैरह में कुछ क्वेश्चन सीटेट के उठा लिए इन्होंने, तो जो मैंने अभी देखा है वो इसमें सीटेट का भी क्वेश्चन कुछ उठाया गया है। तो इसलिए जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, PSW प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा टफ़ होगा ये। बट ओवरऑल इसका 1/3 शायद नेगेटिव मार्किंग भी था, तो इसका कट ऑफ अगर 90 में देखा जाए तो जिसके 50 क्वेश्चन सही होंगे वो क्वालिफाई कर जाएगा। 50 प्लस होने चाहिए बट कम नहीं। जनरल के लिए बता रहा हूँ, मतलब अबाउट 50 to 55-6 क्वेश्चन। ओवरऑल आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिसका पेपर अच्छा हुआ है और जिसका नहीं हुआ वो आगे के लिए प्रिपरेशन करते रहें। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है इस दौर में जब PSW की वैकेंसी बहुत कम आ रही है, कहीं लेवल 6 पे, कहीं लेवल 7 पे आ रही है, बट आपका यहाँ पे लेवल 10 पे आई है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहरहाल किसी को कोई किसी भी आंसर पे अगर क्वेरी है या कोई लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये मेरे तरफ से जो हमने इधर उधर से सर्च करके जो है कोशिश किया है। आई थिंक लगभग 90 में से 85 क्वेश्चन पे 100% कमांड है, 5 क्वेश्चन पे मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था, तो आप उसमें देख सकते हैं, बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।